नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। नाम तो सुनने में अच्छा लगता है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, लेकिन इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को पिछले 2 सालों से इतना बुरी तरह से फंसाया है, इतना बुरी तरह से रुलाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिसने भी ऊपर की लेवल पर बाइंग की थी, आज वो अगर सेल नहीं किया, अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं दिया, तो आज वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और आज इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इसके फंडामेंटल क्या कहते हैं, क्या आने वाले कुछ सालों में, 1 या 2 5 सालों में, क्या इसका फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी बनने वाली है, क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा या इसके और नीचे जाएगा। जो अभी प्राइस चल रहा है इसके भी नीचे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम आज के कारोबार की बात करेंगे तो शेयर लगभग 400 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग आज के दिन 1.13% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम 5 दिन की बात करेंगे तो लगभग 4% की गिरावट है। 1 मंथ की बात करेंगे तो लगभग 15% की गिरावट है। 6 मंथ की बात करेंगे तो लगभग 35-36% की गिरावट देखने को मिली है। ईयर टू डेट की बात करेंगे तो लगभग 13% के आसपास की गिरावट है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करेंगे तो लगभग शेयर 42% टूट चुका है। अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो लगभग इसने इन्वेस्टर को सिर्फ 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो लगभग 11% के आसपास का, 11 साढ़े 11% के आसपास रिटर्न दे चुकी है। यानी जिसने भी 2020 में पैसा लगाया था वो 2026 में सिर्फ 11% रिटर्न से बढ़ा है। यानी इससे अच्छा तो एफडी में इंटरेस्ट रहता है, लगभग 6-6.5% आपको ईयरली मिल जाता है, लेकिन ये 5 साल में लगभग 11-11.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। यानी आपको हर साल लगभग 2-2.5% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। ये इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर राइट कंपनी नहीं चुनी तो आपको ऐसे ही रिटर्न मिलेंगे और आप ऐसे ही फंसे रहोगे। क्योंकि हम बात करते हैं, अगर जिसने 2020 में पैसा लगाया वो भी आज फंसा हुआ है, और जिसने टॉप पर भी लगाया वो भी फंसा हुआ है। क्योंकि जिसने भी 2020 में लगाया लगभग 11% का रिटर्न मिला है, तो अगर उसने बुक नहीं किया तो आपको रिटर्न भी उतना ही मिला है। तो दोनों केस में आपको रिटर्न उतना अच्छा खास नहीं मिला है। अब दोस्तों समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी एक आईटी सर्विसेज कंपनी है जो मेनली डिजिटल इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स, क्लाउड, डाटा और नई टेक्नोलॉजी से जुड़े सॉल्यूशन पर काम करती है। कंपनी की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। यानी ये ना तो बहुत पुरानी ट्रेडिशनल आईटी कंपनी है और ना ही कोई नया स्टार्टअप है। इसे हम एक यंग आईटी कंपनी कह सकते हैं जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पूरे दौर के साथ आगे बढ़ी है। इसी वजह से मार्केट ने इसे लंबे समय तक एक प्रीमियम डिजिटल कंपनी की तरह देखा है और इसकी वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से बनी है। अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो अभी शेयर करीब 400 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो एक समय ऐसा भी था जब यही शेयर 700 रुपये के ऊपर और लगभग 770 रुपये तक पहुंच गया था। यानी अपने हाईएस्ट लेवल से इसमें अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। यहीं पर बहुत से इन्वेस्टर ये मान लेते हैं कि प्राइस इतना गिर गया है तो अब स्टॉक सस्ता हो गया है। लेकिन निवेश में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्राइस गिरना और वैल्यूएशन सस्ती होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। सिर्फ चार्ट देखकर या हाई लो देखकर फैसला लेना लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकता है। अब वैल्यूएशन को समझने के लिए पी रेशो एक बेसिक टूल होता है। हैप्पीएस्ट माइंड का करंट पी करीब 30 के आसपास है। वही अगर पूरे आईटी सेक्टर का एवरेज वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पी लगभग 23-24 के बीच रहता है। इसका साफ मतलब ये है कि प्राइस गिरने के बाद भी मार्केट इस कंपनी को सेक्टर के मुकाबले प्रीमियम पर वैल्यू कर रही है। यानी वैल्यूएशन के नज़रिए से शेयर अभी भी चीप नहीं है, ये कहा जा सकता है। ये कहना ज़्यादा सही होगा कि ये पहले बहुत ज़्यादा महंगा था, अब थोड़ा कम महंगा हुआ है। अब दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो कंपनी का आरओई लगभग 12 से 13% के आसपास है और आरओसी करीब 15% के आसपास है।
ये नंबर्स ख़राब नहीं है, कंपनी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट कमा रही है और बिजनेस चल रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर के हिसाब से देखें तो ये रिटर्न्स बहुत खास नहीं कहे जा सकते। बड़ी और एस्टेब्लिश आईटी कंपनियां इससे बेहतर रिटर्न दिखा पाती है। ओवरऑल पिक्चर ये बनती है कि हैप्पीएस्ट माइंड स्टेबल है, लेकिन ये कोई तेज़ी से बढ़ने वाली कंपाउंडिंग कंपनी नहीं है। अब दोस्तों बैलेंस शीट की तरफ आते हैं, क्योंकि यही से रिस्क का सही अंदाज़ा लगता है। हैप्पीएस्ट माइंड पर लगभग 1270 करोड़ रुपए का डेब्ट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो करीब 3.7 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल कंपनी अपना इंटरेस्ट आराम से चुका पा रही है। स्थिति खतरनाक नहीं है, लेकिन बहुत आरामदायक भी नहीं कही जा सकती। अगर आने वाले समय में ग्रोथ और धीमी होती है या मार्जिन पर और दबाव आता है तो डेब्ट का असर ज़्यादा साफ दिखाई दे सकता है। इसलिए इसे रेड फ्लैग नहीं बल्कि एक कुशन सिग्नल की तरह देखना ज़्यादा ठीक रहे। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5% के आसपास है और पे आउट रेशो 50% है। डिविडेंड मिलना इन्वेस्टर को अच्छा लगता है और ये एक तरह की स्टेबिलिटी का एहसास भी देता है। लेकिन आईटी जैसे ग्रोथ बेस्ड सेक्टर में जब कंपनी अपने प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा डिविडेंड में बांट देती है तो सवाल उठता है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना पैसा कंपनी के पास बच रहा है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सवाल काफ़ी अहम हो जाता है। अगर अब तक की पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड एक ठीक ठाक और रिस्पेक्टेबल कंपनी लगती है। इसका बिजनेस फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, कंपनी लॉस में नहीं है और मैनेजमेंट भी भरोसेमंद दिखता है। लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि वैल्यूएशन अभी भी प्रीमियम पर है, ग्रोथ बहुत तेज़ नहीं दिख रही और डेब्ट को नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा। इसलिए ये स्टॉक ना तो आग बंद करके खरीदने जैसा है और ना ही पूरी तरह से रिजेक्ट करने जैसा है। अब दोस्तों किसी भी आईटी कंपनी को अकेले देखना आधी तस्वीर देखने जैसा होता है। सही समझ तब बनती है जब हम उसे उसके पीयर के साथ कंपेयर करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड के पीयर कंपेरिजन से काफ़ी कुछ समझ आता है। अगर हम बड़े आईटी नामों की बात करें जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो, तो इन कंपनियों का पी आमतौर पर 18 से 26 के बीच में रहता है। ये मैच्योर कंपनी है, इसका स्केल बड़ा है, रेवेन्यू स्टेबल है और ग्रोथ थोड़ी धीमी लेकिन प्रिडिक्टेबल रहती है। इसलिए मार्केट इन्हें मॉडरेट वैल्यूएशन देती है। अब अगर हम एलटीएम और टाटा महिंद्रा जैसी बड़ी साइज की कंपनी आईटी कंपनी को देखें तो इनका पी करीब 30 से 35 के आसपास रहता है। यहाँ मार्केट ग्रोथ से थोड़ी ज़्यादा उम्मीद रखती है। इन कंपनियों का क्लाइंट बेस बड़ा है और एग्जीक्यूशन भी स्ट्रांग माना जाता है। अब जब हम हैप्पीएस्ट माइंड को देखते हैं तो इसका पी भी लगभग 30 के आसपास है। यानी वैल्यूएशन के मामले में ये कंपनी सीधे बड़े आईटी कंपनियों के साथ नहीं बल्कि एलटीएम जैसे कंपनीज के लेवल पर खड़ी दिखती है। यहीं पर एक ज़रूरी बात समझ में आती है। हैप्पीएस्ट माइंड का मार्केट कैप करीब 6000 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि जिन कंपनियों के साथ इसका पी कंपेयर हो रहा है उनका साइज कई गुना बड़ा है। इसका मतलब साफ है कि मार्केट हैप्पीएस्ट माइंड से फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। लेकिन जहाँ उम्मीदें ज़्यादा होती है वहाँ रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर ग्रोथ थोड़ी भी उम्मीद से कम रही तो वैल्यूएशन पर दबाव जल्दी आ सकता है। पीयर लिस्ट में पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियां भी है जिनका पी 50 से ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि हैप्पीएस्ट माइंड सस्ती हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आईटी सेक्टर में वैल्यूएशन का फर्क काफ़ी बड़ा है और मार्केट हर कंपनी को उसकी ग्रोथ विजिबिलिटी के हिसाब से प्राइस कर रही है। अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड का हाई करीब 770 रुपये का है और लो लगभग 395 रुपये का रहा है। यानी एक ही साल में स्टॉक ने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है। ऐसा आमतौर पर उन्हीं कंपनियों में होता है जहां एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है और क्वार्टरली नंबर्स में चढ़ा उतार रहता है। पीयर कंपैरिजन से एक ओवरऑल बैलेंस पिक्चर निकलती है। हैप्पीएस्ट माइंड ना तो सबसे महंगा आईटी स्टॉक है और ना ही सबसे सेफ है। ये एक ऐसी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है जहां वैल्यूएशन काफ़ी पहले से ही कुछ प्राइस इन कर चुका है। इसलिए यह डिसीजन एक्साइटमेंट से नहीं बल्कि कंपैरिजन और पेशेंस से लेना ज़्यादा सही रहता है। अब क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं क्योंकि यही से कंपनी की असली हालत समझ में आती है। रेवेन्यू यानी सेल्स धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती हुई दिखती है। सितंबर 2022 में रेवेन्यू करीब 356 करोड़ रुपए था और लेटेस्ट क्वार्टर में ये बढ़कर लगभग 570 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। यानी
टॉप लाइन ग्रो कर रही है, ग्रोथ तेज़ी से नहीं लेकिन बिजनेस रुक भी नहीं रहा है। अब एक्सपेंसेस पर नज़र डालें तो जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ा है, एक्सपेंसेस भी लगभग उसी स्पीड से बढ़े हैं। इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई बड़ा जंप नहीं दिखता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादातर 80 के 95 करोड़ रुपए के बीच में रहा है। इसका मतलब ये कि कंपनी स्केल तो कर रही है लेकिन कॉस्ट कंट्रोल इतना मजबूत नहीं है कि मार्जिन में बेहतर सुधार सके। मार्जिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। पहले ऑपरेटिंग मार्जिन 23 से 25% के आसपास था, जो अब घटकर 17 से 18% तक आ गया है। ये सिर्फ एक क्वार्टर की बात नहीं है बल्कि ये एक ट्रेंड है। आईटी बिजनेस में मार्जिन बहुत मायने रखते हैं क्योंकि यही स्केल एबिलिटी और प्राइस पावर दिखाते हैं। यहाँ मार्जिन का दबाव में आना मार्केट के लिए एक नेगेटिव सिग्नल होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट्स 90 करोड़ से ऊपर चला गया तो कुछ क्वार्टर्स में ये 50 से 60 करोड़ तक गिर गया। नेट प्रॉफिट भी इसी तरह अनइवन रहा है। ईपीएस में भी यही कहानी दिखती है। कभी ईपीएस 4 रुपये के आसपास तो कभी 2 से 3 रुपये के बीच में चल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ईपीएस का स्मूथ रहना बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ स्मूथनेस की कमी दिखती है। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन भी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखते हैं। अभी ये मैनेजेबल है लेकिन राइजिंग ट्रेंड को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ग्रोथ और स्लो हुई तो यही छोटे नंबर्स फ्यूचर में प्रेशर बना सकते हैं। क्वार्टरली नंबर्स से एक सिंपल बात निकल कर आती है, कंपनी ग्रो कर रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव है, मार्जिन्स घट रहे हैं और अर्निंग स्टेबल नहीं है। यही वजह है कि मार्केट कॉशियस है और स्टॉक में अभी तक कोई स्ट्रांग मोमेंटम नहीं दिख रही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। इसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं लेकिन यही से अंदर की कहानी समझ आती है। मार्च 2030 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग करीब 53% की थी, जो धीरे धीरे घटकर अब लगभग 44% के आसपास आ गई है। ये गिरावट अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुई है। इसे पैनिक की ज़रूरत नहीं लेकिन मार्केट सेंटिमेंट पर इसका हल्का नेगेटिव असर ज़रूर पड़ता है। एफआई की होल्डिंग पहले 4 से 5% के बीच में थी, जो बढ़कर करीब 6% के आसपास आ गई। ये बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं है लेकिन ये दिखाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर पूरी तरह बाहर भी नहीं हुए हैं। डीआई का ट्रेंड ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग 1 से 2% से बढ़कर डबल डिजिट के आसपास पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है, जो एक पॉजिटिव स्ट्रक्चरल सिग्नल माना जा सकता है। पब्लिक शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, यानी रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। इसका फ़ायदा ये है कि लिक्विडिटी अच्छी रहती है लेकिन नुकसान ये है कि सेंटिमेंट खराब होते ही सेलिंग प्रेशर भी जल्दी आ सकता है। शेयर होल्डर की संख्या में धीरे धीरे गिरावट भी दिखती है, जो आमतौर पर लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज में होता है, जब कुछ रिटेल इन्वेस्टर पेशन खो देते हैं और अपना जो पोर्टफोलियो में शेयर होते हैं वो बेचते के चले जाते हैं। अब सीधी और साफ बात करते हैं कि फिर भी स्टॉक क्यों गिर रहा है। सबसे बड़ा रीज़न है ग्रोथ स्लोडाउन। मार्केट ने हैप्पीएस्ट माइंड को हमेशा एक हाई ग्रोथ डिजिटली कंपनी की तरह देखा है। जब ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊंची होती है तो और एक्चुअल नंबर्स एवरेज आने लगते हैं तो स्टॉक प्राइस एडजस्ट होता है। दूसरा बड़ा रीज़न मार्जिन प्रेशर। ऑपरेटिंग मार्जिन का गिरना मार्केट को नेगेटिव लगता है। तीसरा रीज़न वैल्यूएशन मिसमैच है। प्राइस गिरने के बाद भी वैल्यूएशन सेक्टर एवरेज से ऊपर है। चौथा रीज़न अर्निंग्स कंसिस्टेंसी है, यानी अर्निंग्स कंटिन्यू नहीं हो रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। इस तरह की अर्निंग अभी मार्केट में आ रही है। और एक साइलेंट रीज़न प्रोमोटर स्टेक का धीरे धीरे कम होना भी है, जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को कमज़ोर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई है। हैप्पीएस्ट माइंड इसलिए गिर रहा है क्योंकि उसमें जो उम्मीदें हैं वो उतनी तेज़ी से पूरी नहीं कर पा रही है। मार्केट पास्ट को नहीं फ्यूचर को प्राइस करती है। अच्छी बात यह है कि बिजनेस रिलेवेंट है, कंपनी प्रॉफिटेबल है और इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट बना हुआ है। वीक पॉइंट ये है कि ग्रोथ स्लो है, मार्जिन्स दबाव में है और वैल्यूएशन अभी भी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हुई है। दोस्तों, ये थी आज की हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर फंडामेंटल एनालिसिस और कंपनी के ऊपर का व्यू। आपको क्या लगता है, क्या कंपनी फिर से जो अपना ऑल टाइम हाई है वो टच करेगी
और आपने किस प्राइस पर इसे बाय किया, कमेंट में ज़रूर लिखना। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।